अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच्ची बात विद के न्याजी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मुअज़्ज़म अली। नाजरीन, मुल्क में जारी समाजी और मुआशी मुश्किलात और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं चीफ एडिटर रोजनामा पाकिस्तान, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार और चेयरमैन रोज न्यूज़ सरदार खान न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। नाजरीन, बढ़ते हैं आज की सच्ची बात की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जजिस के खतूत के मामले पर हमें सियासत नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। इस्लामाबाद में विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जजिस को मौसूल होने वाले मशकूक खतूत के मामले की हम तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उन्होंने बताया कि 6 हाई कोर्ट के जजों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साथ मीटिंग की रोशनी में काबीना की मंजूरी के साथ फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और साबिक जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की मुशावरत और रजामंदी के साथ कमीशन को नोटिफाई किया और TORs को भी नोटिफाई किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि बाद में तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली और सुप्रीम कोर्ट ने परसों मोटो ले लिया और इसकी समाअत से सब आगाह है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी और फिर इसमें तब्दीली आई। जी नाजरीन, सच्ची बात आपने सुनी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा और ये यकीनन खुशाइन बात है। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हुई है, 68,000 की सतह अबूर कर ली गई है और 100 इंडेक्स में 573 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ और मुआशी मामलात पर गौर किया गया है। जो मुआशी बहरान है उसको बेहतर करने के लिए किन इस्लाहात की ज़रूरत है, इस पर बात हुई है। और नाज़रीन, चूँकि पाकिस्तान के एक बड़े लीडर, अवामी लीडर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का आज यौम शहादत है और इस हवाले से आसिफ अली ज़रदारी साहब और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान भी सामने आए हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब का कहना है कि भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश थी और कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो केस चला उसकी भी क्या जो रिजल्ट आए वो भी हमारे सामने हैं। बाकी नाज़रीन, मुल्क की मईशत ठीक करने में कौन सी इस्लाहात ज़रूरी हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क्या किरदार है, उसके अलावा दीगर मामलात पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नशिस्त पर, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाब हुए हैं सरमद अली साहब, जिनकी मार्केटिंग के शोबे में, सहाफ़त के शोबे में नुमाया खिदमात वो हैं और सितारा इम्तियाज़ भी इनको मिला न्यूज़पेपर के हवाले से खिदमात जिन्होंने सर अंजाम दी। हम इन्होंने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सरमद अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सरमद साहब, आप खैरियत से हैं? नहीं साहब, आपका शुक्रिया, अल्लाह का फजल है, करम है, अल्लाह का मेहरबानी। आपको मुबारक हो, लेकिन होनी मुबारक हमें चाहिए कि हमारे मीडिया ग्रुप का, जो जिन लोगों का मीडिया के साथ ताल्लुक़ है, वो उनका जो है एक बहुत बड़ा आदमी जो कि आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एसोसिएशन को कई सालों से, कई अरसे से चला रहे हैं और वो सदर भी रहते हैं, सेक्रेटरी भी रहते हैं और कोई बंदे की नाराज़गी मामलात को इस तरह सूदगी के साथ, प्यार के साथ चलाया और हर चीज़ को समझते हैं। और उन्होंने पॉलिटिकल ईवान बाला में एक को मौका दे दिया, तो ये हमारी मीडिया के लोगों को ज़्यादातर मुबारक होनी चाहिए कि उनका एक लीडर जो है वो उसको सेनेट में लाया गया और वो सेनेट में रह के हुकूमत को मीडिया के मुश्किलात, मीडिया के मामलात, मीडिया के हालात के बारे में आगाही दे सकता है और उनके हल की कोशिश भी कर सकता है। और हम तो टिकट देने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, देने दिलवाने वालों का, सबका, कि उन्होंने इतना अच्छा इकदाम किया कि सरमद साहब को सेनेटर बना दिया। और आगे मीडिया का काम क्योंकि पहले ही वो आप करते हैं तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि ये मेरे लिए मुबारकबाद की बात नहीं, ये आप सब के लिए मुबारकबाद की बात है, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए मुबारकबाद की बात है। मैं ये समझता हूँ कि मैं सेनेट में बैठ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैठकर मीडिया की सही मायनों में तर्जुमानी कर सकूंगा और जो मसाइल हैं मीडिया के, जिसका मुझे काफ़ी हद तक अदराक है, उन मसाइल को मैं सही मायनों में उठा सकूंगा और एक कोशिश करूंगा कि मीडिया के मसाइल के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर और हुकूमत के अंदर एक पैदा हो
इस किस्म की सोच जिससे मीडिया के मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकें। और आप क्या देखते हैं कि मीडिया के मसाइल अब कम हो जाएंगे या प्रिंट मीडिया अब डिजिटल मीडिया की तरफ रास्ता बहुत ज़्यादा रवां हो गया है, तो आप इन सारे मामलात को कैसे कैसे हैंडल होना मैं चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि ये जो पूरा मीडिया इकोसिस्टम है उसके अंदर खाली अखबारात या टेलीविजन या डिजिटल या रेडियो नहीं है, बल्कि ये सब मिलके वो पूरा मीडिया इकोसिस्टम बनाते हैं। उनमें से किसी एक को आप निकाल नहीं सकते, किसी एक को आप उसके अंदर नए प्लेटफॉर्म्स को तो डाल सकते हैं लेकिन पुरानों को निकाल नहीं सकते। होता ये है कि जो मीडिया को जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनका जो लाइफ साइकिल है और जो उनकी बैंडविड्थ है उसके अंदर एक जमाने में सिर्फ अखबारात थे, फिर टेलीविजन आया, फिर सेटेलाइट टेलीविजन आया और वो आहिस्ता आहिस्ता अखबारात की जगह कम होती गई, फिर टेलीविजन की कम होती गई, अब डिजिटल मीडिया आया है। तो सबने मिलके जिंदा रहना है और सबने अपना अपना एक मुकाम जो है इस इकोसिस्टम के अंदर अपना बनाया हुआ है और उसी पे आगे चलना है। कल को कोई और मीडियम आ सकता है, वो भी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है उसकी वजह से कोई और मीडियम आ सकता है, वो भी अपनी जगह बनाएगा। सबने अपनी अपनी जगह बनानी है, तो उस सिस्टम के अंदर, उस बैंडविड्थ के अंदर सबने अपना अपना हिस्सा लेना है। जिसका एक जमाने में ज्यादा हिस्सा था वो कम होता जाएगा और नए आने वाले जो है वो अपनी प्लेटफॉर्म्स जो है वो अपनी नई जगह बनाते जाएंगे। और आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो हमेशा मीडिया की पेमेंटों के हवाले से प्रॉब्लम्स आते हैं, और अल्लाह करे कि आपको ये मीडिया इंफॉर्मेशन कमेटी का सेनेट में चेयरमैन बना दें, तो वो कैसे इन चीज़ों को हल करने के लिए भी आपको कोई ना कोई कदम उठवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से? देखिए, हमारे मुल्क में हर किस्म के सर्कुलर डेट्स हैं। कभी हम पावर की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, वहाँ एक सर्कुलर डेट है। कहीं हम बात करते हैं एनर्जी के दूसरे सेक्टर्स में, वहाँ पे सर्कुलर डेट है। इसी तरीके से मीडिया के अंदर भी जो मसाइल हैं वो भी एक किस्म का सर्कुलर डेट है। हुकूमत के साथ वो जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है तो उसके साथ जो पैसे हैं वो फंस जाते हैं। पुरानी हुकूमत जो है वो उसके जमाने में जो एडवर्टाइजिंग हुई होती है वो नई हुकूमत आके उसके बारे में बहुत बार सोचती है कि ये पैसे देने हैं या नहीं देने। हमारा जो यकीन है वो ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो दे आर इन परपेचुटी, वो किसी भी सियासी जमात के साथ या किसी भी हुकूमत के साथ तब्दील नहीं होती। गवर्नमेंट्स जो है, हुकूमत जो है वो कंटिन्यूस निज़ाम है जो चलता है। एक पार्टी की हुकूमत है, आज वजीर आजम है, कल को दूसरा आ गया, तो उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट के पैसे जो हैं, जो गवर्नमेंट का सर्कुलर डेट है वो चलता रहता है। अगर हम ये कहें कि जी जो 2017 में जो बिजली का सर्कुलर डेट था उसके पैसे अगली हुकूमत नहीं देगी, या जो 2020 में जो सर्कुलर डेट हुआ वो आने वाली हुकूमत नहीं देगी, तो गलत बात होगी। इसी तरीके से इश्तारात के भी जो पैसे हैं वो भी एक किस्म का सर्कुलर डेट है। हर हुकूमत को अपनी पुरानी हुकूमत का वो सर्कुलर डेट उतारना है और ये कंटिन्यूस है, ये खत्म नहीं होता। ये इस वक्त अगर हम देखें तो अखबारात ही की मद में तकरीबन कोई सूबाई और वफाकी हुकूमत के जिम्मे तकरीबन कोई 4 से 5 अरब रुपया जो है वो है। अब जब इस किस्म के मसाइल होंगे, जब आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हो जाएंगी, तो अखबारात की जो कैपेसिटी टू पे है अपने एम्प्लॉयज को और दीगर स्टेक होल्डर्स को वो कम होती जाएगी। अखबारात के पास जब पैसे नहीं होंगे तो वो आगे पैसे देने की पोजीशन में नहीं होगा। इसी तरीके से बाकी टेलीविजन के भी अगर पैसे उनको टाइम पे नहीं मिलेंगे तो उनके भी यही मसाइल होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हुकूमत वक्त हो वो इसका इदराक करे और अपने जो एक किस्म की लाइबिलिटी है उसको वो रिटायर करे और टेलीविजन को, अखबारात को, बाकी मीडियम को पेमेंट्स जो है वो करें। क्योंकि सरमद साहब, एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी उसके खिलाफ आ जाती है, तो वो पहले लोगों की पेमेंटें जो हुई होती हैं, पहले इश्तेहार जो चले होते हैं, वो पेमेंटें ब्लॉक हो जाती हैं। क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं था, अल्लाह के फजल से अब आप आ गए हैं, तो वो इन चीज़ों को हाईलाइट करे कि पैसे ब्लॉक तो करना ज़्यादती है किसी के क्योंकि नई गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि पुराने मुलाजमी पहले उनको प्रायोरिटी दे जो पुरानी गवर्नमेंट के पैसे। जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ और इसी तरीके से होना चाहिए कि जो पहले के पैसे हैं उसको इस वक्त उतारना चाहिए और फिर ग्रेजुअली इसी तरीके से सारे जो आउटस्टैंडिंग हैं उसको रिटायर करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ये एक मौका है जिस की वजह से मैं मीडिया को का जो पॉइंट ऑफ व्यू है
वो हुकूमती ऐवानों में और लेजिस्लेटिव ऐवानों में उठा सकूंगा और उनको सेंसिटाइज कर सकूंगा कि असल मसाइल क्या हैं। जब आप हुकूमत में बैठे होते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि असल मसाइल हैं क्या। जब आप लेजिस्लेटर के तौर पर जाएंगे और आप पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे तो आप उन मसाइल को उजागर कर सकते हैं, उठा सकते हैं और उन इश्यूज को के हवाले से बाकी अपने कोलीग्स को सेंसिटाइज कर सकते हैं। और आपको तजर्बा भी है कि आप ये मसाइल एज APNS सदर उठाते रहे हर साल। जी हाँ, मेरी पूरी कोशिश रही है कि इन मसाइल को उठाता रहूँ और इन मसाइल से हुकूमत को सेंसिटाइज करता रहूँ ताकि जो पेमेंट्स हो वो टाइम पे की जाए। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर पेमेंट्स टाइम पे नहीं होंगी तो आगे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाहें ऑब्वियसली टाइम पे नहीं जा सकेंगी। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अखबारात को उनके पैसे मिलेंगे तो अखबारात आगे इस पोजीशन में होंगे, मीडिया को उसके पैसे मिलेंगे तो मीडिया इस पोजीशन में होगा कि आगे अपने एम्प्लॉयज को पैसे दे सके, एम्प्लॉयज इस पोजीशन में होंगे कि आगे अपनी जिंदगी को सही मायनों में गुजार सकें। तो ये आपको लगता है कि कोई जो है ना, हम तो यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि कोई अहम अहम जगह दें जिसमें नहीं आप सर, अपना। मैं इस हवाले से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये पार्टी का फैसला होता है, इंडिविजुअल का फैसला नहीं होता। और मैं पहले तो मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे पार्टी की जानिब से टेक्नोक्रेट सीट में नुमाइंदगी दी सूबा सिंध की जानिब से। और उन्होंने ये मुनासिब समझा कि ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकूं। भुट्टो का आज यौम शहादत भी है माशाल्लाह जो है। हाँ, हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज भुट्टो साहब की का 45वां यौम शहादत है हाँ, 45। और कम अज कम 44 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद थोड़ा सा इंसाफ मिला है। और वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना रेस्ट इन पीस, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नाउ जुल्फ़िकार अली भुट्टो विल ट्रूली रेस्ट इन पीस। ये इस इंसाफ मिलने के बाद आज मालूम साबित हो गया है, पता चल गया है कि भुट्टो साहब की फांसी वाकई एक अदालती कत्ल था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा, तो इरफान साहब, तो अपना इरफान सिद्दीकी साहब उस दिन बता रहे थे कि ये जो पहले इरफान सिद्दीकी साहब थे इंफॉर्मेशन में भी, और वो जो है ना, अब एक सेनेट में कमेटी होती है जो इंफॉर्मेशन के मामलात को सारे देखती है। तो वो उस कमेटी में मेरा ख्याल है आपको पीपल पार्टी, क्योंकि गवर्नमेंट में नहीं आना चाहती, गवर्नमेंट में वो कैबिनेट में नहीं आना चाहती, तो एज ए सेनेट का चेयरमैन जिस तरह बन रहा है पीपल पार्टी का, तो उसमें कोई अहम ओहदा तो आपको मिल सकता है ना जिसमें इंफॉर्मेशन के मामलात में आपका अमल दखल हो जाए। देखिए, मैं किसी ओहदे का ऑब्वियसली तलबकार नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी मेरी एक नहीं जिम्मेदारियां हैं, मेरी नहीं, आप नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, है हम है ना, वो मैं। हम है कि नहीं ताकि सर, आपका कोई रोल आप हो। भी, लेकिन मेरी एक अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं वो सेनेट के साथ साथ कर रहा हूँ। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे ख्याल में जो सेनेट की इंफॉर्मेशन कमेटी है उसके अंदर इरफान सिद्दीकी साहब जैसा एक सीनियर आदमी मौजूद है जिसको मालूम है कि मसाइल क्या है। आई थिंक वो इसको बहुत बेहतर तरीके से लोगों को मीडिया के मसाइल से आगाही दे सकते हैं। हाँ, नहीं, जो आप दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीज़ों से गुजरे हुए हैं। और ये जो है ना, ये पहली दफ़ा हुआ है इस तरह का कि इस तरह के आदमी को, जो कि APNS का कई दफ़ा सदर रहा हो और अदारों को चलाता रहा हो और सिस्टम को उसको सेनेट मेंबर बना दिया गया है, तो इसमें हमारी तवक्को है कि आप मामलात को कोई ऐसी सीट आपको देंगे, जो ऐसी सीट क्रिएट की जाएगी जिससे आपका मीडिया के मामलात में मदाखलत आपकी हो। मैंने कोई, मेरा ख्याल है 8 के 9 प्रोग्राम आपका जब नाम आया तो किए हैं, और जिसके साथ बात हुई है उसने आपकी तारीफ़ की है। ये बड़ी एजाज़ की बात है कि ये अच्छा फ़ैसला हुआ है आपका। जब भी जिससे मेरी कम अज़ कम प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्रामों में बात जितनों से हुई है, उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा है सिस्टम। तो वो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि आपके पास अख्तियारात, कोई मीडिया का ऐसे सिस्टम होना चाहिए ना जिसमें आपके पास अख्तियारात हों और आप उस चीज़ में अमल दखल कर सकें। जी, मैं सर ये क्लेरिफाई कर दूं कि ये फैसला गवर्नमेंट का नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का फैसला है जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये जिम्मेदारी
कि मैं सेनेट में टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर सिंध की नुमाइंदगी कर सकूं। बाकी जिन लोगों ने कहा है मेरी नॉमिनेशन पर, मेरे इलेक्शन पर जिन लोगों ने खुशी का इजहार किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे दोस्त और वो तमाम दोस्त, उन्हीं की मोहब्बतों से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उन्हीं की मोहब्बतें मुझे आगे लेके जाएंगी। और ये 8 को हो रहा है इजलास? जी, सुना है कि 8 तारीख को शायद सेशन कॉल किया गया है। अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जो सुनने में आया वो ये है कि गालिबन 8 तारीख को सेशन कॉल किया गया है। 8 को किया गया तो। और अभी आप हमारे एपीएनएस को तो नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं नहीं सर, ना एपीएनएस को छोड़ेंगे, ना अपनी एपीएनएस में भी कंटिन्यू करेंगे, और बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि ये जिस मकसद है, ये ना हो ना कि आप एपीएनएस को बिल्कुल छोड़ दें, हैं? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। एपीएनएस आपका अदारा है और आपने सर मेरी पहली 15 कॉन्स्टिट्यूंसी एपीएनएस है सर, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो और आपके क्या इरादे हैं कि क्या अभी जो है इसको सिंध के मामलात या ओवरऑल मुल्की मामलात या मीडिया के मामलात को आप अ, कैसे इनको अगर इंटरवीन नहीं करती गवर्नमेंट ने, इनका वो कराती या कुछ, तो फिर कैसे इसको इंटरवीन करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मीडिया के जो मामलात हैं वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, इसलिए कि मीडिया की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो अफेक्टेड है। अगर मीडिया की फाइनेंशियल हेल्थ होगी, उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, तभी उसके पास इदारती इंडिपेंडेंस, एडिटोरियल इंडिपेंडेंस और एडिटोरियल फ्रीडम होगा। अगर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा तो सही मायनों में अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकेगा और बात नहीं कर सकेगा। इसलिए जरूरी है कि जो मसाइल हुकूमत के साथ रहते हैं मीडिया के, उनको जल्द से जल्द हल किया जाए, और जितनी जल्दी हो सके जो वाजिबात हैं सूबाई हुकूमतों के ज़िम्मे और वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे, वो अखबारात और टेलीविजन चैनल्स को अदा किए जाएं। क्योंकि ये जितना सोशल मीडिया का बड़ा है और जितनी बेचैनी, गैर आसूदगी और मामलात बड़े हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कि जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो फाइनेंशियली तौर पे बहुत कमज़ोर हुआ है। मैं सर इसके बारे में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कहूँगा क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो तो सिवाय फेक न्यूज़ के अलावा और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता कि क्या वहाँ हो रहा है। तो तजर्बा जो है ना वो बड़ी चीज़ होती है। वो इसाक डार का भी कह रहे थे, इसाक डार भी तजर्बाकार आदमी है और काफ़ी देर इसका तजर्बा रहा है। और फिर हम इसी से देखें ना, आप तो बिल्कुल मीडिया के बादशाह हैं, लेकिन ये मोहसिन नकवी ने पंजाब में अच्छा काम ही किया कि जितने तक कर सकता था वो उसका ही मीडिया के साथ तल्लक है। तो उसने भी लेकिन उसको अपॉइंटमेंट मिली, उसको इख्तियारात मिले, उसको कोई ना कोई जगह थी तो वो काम करने का मौका मिला। तो हमारी अब ये ख्वाहिश है कि कोई ना कोई मौका मिलने के लिए आपको जगह ऐसी मिले कि जहां आप कंट्रीब्यूट कर सकें। सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मैं सेनेट में एक मेंबर के तौर पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूंगा, और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं सेनेट में अपने सूबे की और पार्टी की और अपनी इंडस्ट्री की सही मायनों में नुमाइंदगी कर सकूं। बहुत खुश हैं आपकी सिलेक्शन से, सेनेटर बनने से। वेरी काइंड ऑफ यू सर, वेरी और काइंड हम ऑफ तो, यू। मैं तो दिली तौर पे आपको बहुत पसंद करता हूँ। और भी जो मुझे जिन मालूम लोगों है से बिल्कुल। मेरी बात है, जिनसे बात हुई है, सब ने तारीफ़ की है। तो अल्लाह बेहतर करे, जो मेरा ख्याल है होगा, आपकी तो मौजूदगी से बेहतरी आएगी। तो आ, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि मोहसिन नकवी साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका मीडिया से ताल्लुक है, उनको मीडिया के मसाइल का अदराक है। इरफान सदीकी साहब मीडिया में रह चुके हैं, उनको अदराक है कि मीडिया के मसाइल क्या हैं। तो शहरी रहमान साहब हैं, सेनेटर हैं, वो मीडिया से हैं। उतना नहीं है जितना सरमद अली को है। सर आपको आपको आपका मेरे पर मुकम्मल हक है सर। हाँ, क्योंकि ये तो हमने तो आपको करीब से देखा है ना एपीएनएस में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच बहुत सरमद शुक्रिया साहब। सरमद अली साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। वालेकुम। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। खान साहब, सरमद अली साहब ने तो ये यकीन दहानी करवा दी है कि वो मसाइल को एड्रेस करेंगे और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ करेंगे और नुमाइंदगी भी करेंगे। मोहसिन नकवी साहब भी, चूँकि जैसे उन्होंने बताया कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो भी मीडिया के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं,
इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो भी बखूबी वाकिफ़ हैं। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, उसके लिए ये खुशाइन बात है कि अब थोड़ी सी नुमाइंदगी उनकी ऐसे लोगों के पास भी है जिनके पास स्टेट के जो इख्तियारात हैं उनमें से भी कुछ हिस्सा उनके पास मौजूद है। हाँ, और काम का भी पता है। जी, काम का दैट्स इम्पॉर्टेंट एक जो है वो बात है। तो बैल खान साहब, आप भी सहाफ़त के बादशाह हैं, जैसे सरमद अली साहब ने भी आपके बारे में बात की है और दीगर लोग भी ये बात करते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब भी। तो आप कैसे देख रहे हैं? अभी आपने उनको भी कहा कि आपके लिए भी खुशी की बात है, आप देख रहे हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव एक सेनेट की जो है वहाँ पे गए हैं और वो नुमाइंदगी करेंगे सहाफ़ती शोबे की। तो खान साहब, आप क्या समझते हैं कि किन चैलेंजेस का इस वक्त सामना है, जो बिगर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान मीडिया को, और उनको कैसे, जैसे भी सरमद अली साहब तो हैं, फाइनेंशियल चैलेंज है ना, ठीक है, और जैसे सरमद अली साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं खान साहब, जो सहाफ़ती तजुर्बा रखते हैं और अब वो हुकूमत के अंदर उनके पास इख्तियारात भी हैं, तो इनको अब क्या मशवरा देंगे? क्या समझते हैं कि ये किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अगर ये विलिंगली करना चाहें तो? वो देखे ना जी, इनको तो जो काम दें कर लेंगे जी, इसमें तो कोई शक नहीं। इनका मौसम से भी ज़्यादा तजर्बा है। सही। और ये जो चूँकि सहाफ़ियों की खान साहब मामलात पे गहरी नज़र होती है, और अब जैसे सरमद अली साहब सेनेटर मुंतखब हुए हैं, तो जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं यकीनन ही उनको एड्रेस करेंगे और एक खुशाइन बात होगी पाकिस्तानी मीडिया के लिए। इससे पहले जैसे भी आपने पॉइंट आउट भी किया, पहले नहीं हुआ कि इस तरह से जो APNS के सदर हैं या जो APPI के सदर हैं, उनको इस तरह के जो ओहदे हैं वो इस तरह से मिल सकें आसानी के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत भी आपने जिक्र भी किया उसका, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत है और ज़रदारी साहब ने कहा है कि ये एक घिनौनी साजिश थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। बिल्कुल, वो तो अभी साफ है, अभी तो साबित हो चुका ना, अभी तो अदालत का फैसला भी आ गया। जी, तो भुट्टो साहब का आपने दौर बड़ा खान साहब ऑब्ज़र्व किया था और उस वक्त आप भी प्रोएक्टिव थे, तो आप क्या समझते हैं बहैसियत लीडर? क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो आज की यूथ है, वो तो उनको उस तरह से नहीं जानती जैसे बानिया PTI के बारे में सोशल मीडिया पे जो बात की जाती है। उसके अलावा तो आप क्या समझते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कैसे लीडर थे? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अवामी आदमी थे, पब्लिक के साथ डायरेक्ट रब्ते होते थे उनके, और बदकिस्मती के उनके साथ ये हादसा हो गया। और उसके बाद, लेकिन उसके बाद उनकी इस रिवायत को, इस ट्रेडिशन को खान साहब कोई खासी अहमियत नहीं मिली। नहीं, मकसद ये भी इनका कमाल है कि उस मामले को जिंदा रखा हुआ है बिलावल वगैरह ने। सही। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अंदर कोई झलक देखती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो? हाँ। किस एतबार से खान साहब? क्या पॉलिसी मेकिंग के एतबार से, तकरीर के एतबार से? हाँ। और खान साहब, आप क्या समझते हैं? बहरहाल थोड़ी सी मुआशी सूरत हाल पर बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ने आज एक बार फिर से तारीख रकम की है, तो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वज़ीर ख़जाना है खान साहब। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो ऊपर जा रही है जी, तो सरमाकारों के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है, उनका एतमाद बहाल होता है इस वजह से। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज का ऊपर जाना जो है ना वो एक निशानी होती है, क्या है, मामलात अच्छे जा रहे हैं। और चूँकि हमें सरमायाकारी की ज़रूरत भी है, और जैसे आप पॉइंट आउट भी करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए जो खौफ व हरास से बरी हो और पुरअमन माहौल हो, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सके इंडिपेंडेंटली, फ्रीली। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बहरहाल खान साहब, मुल्की मईशत ठीक करने में SIFC का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। हाँ, SIFC को तो बहुत, जो SIFC का किरदार है कि बिल्कुल मेन किरदार है। जो आर्मी चीफ के ज़ेरे निगरानी खान साहब काउंसिल बनी थी, और अभी भी उस हवाले से बात भी हो रही है कि आर्मी चीफ, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब से आपकी बात हुई थी कि मुल्की जो मुआशी मामलात हैं उनको लीड करें, अभी भी गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि जो आर्मी चीफ है उनके ज़ेरे निगरानी जो ये काउंसिल बनी है वो अभी भी मुआशी मामलात को लीड करे। ऐसा नहीं है कि टोटली रिलाई किया जाए पाकिस्तान की वजारत ख़जाना पे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, क्योंकि जैसे आपने दौर देखा खान साहब पिछला PDM का, उसमें आर्मी चीफ की ज़ेरे निगरानी जो काउंसिल बनी, इसने काफ़ी असिस्ट किया, सपोर्ट किया मामलात को और प्रमोट किया अल्टीमेटली कि हम कुछ हद तक डिफ़ॉल्ट के दहाने पे जो खड़े थे वो
सर्वाइवल हमें मिल गया, तो अभी भी इतना ही ज़रूरी है, अभी से ही समझते हैं। हाँ बिल्कुल सही। इमरान खान साहब, उसके अलावा दीगर जो मामलात हैं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। शहबाज शरीफ साहब भी अपनी जो स्पीड है, जो पेस है, उसको बरकरार किए हुए हैं। तो बहरहाल खान साहब, इसको बात कंटिन्यू करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। स्टॉक एक्सचेंज और दीगर मामलात पर इनसे बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, तो आज तो स्टॉक मार्केट कहीं से कहीं चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी चीज़ पाकिस्तान में अगर कोई भी चीज़ ऊपर जाए, मईशत अच्छी हो, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए, रुपए की कदर जो है वो बेहतर हो, तो ये तो खुशी की बात है, बशर्ते कि ये पायदार हो और इसकी कोई इकनॉमिक जस्टिफिकेशन हो। वैसे जो कुछ इत्तलात हमारे पास हैं वो ये हैं कि हुकूमत के कहने से कुछ हमारे जो इदारे हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर परचेजिंग कर रहे हैं, तो उसकी भी एक वजह है। और दूसरी मैं एक स्टेटमेंट आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 2 साल जो हैं, इसमें पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 1% सालाना से कम है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे सुस्त तरीन होगी। लेकिन इसी मुद्दत में अगर हम देखें कि कैलेंडर ईयर 22, 23 और 24 के 3 महीने, इसमें जितना मुनाफा कमाया है बैंकों ने और कुछ इदारों ने, बेतहाशा मुनाफा कमाया है, जिसकी वजह से जो है वो कुछ रिफ्लेक्शन स्टॉक एक्सचेंज में भी है। तो लेकिन ये मुनाफा कैसे हुआ, मईशत की कॉस्ट पर हुआ या रियासत की कॉस्ट पर हुआ या आवाम की कॉस्ट पर हुआ, ये एक अलग चीज़ है, मगर ये फैक्ट यही है जो मैंने आपको बता दिया जनाब। तो ये क्या मतलब, क्या आप समझते हैं, इकोनॉमी के हालात क्या देखते हैं अभी? देखिए, दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो शरह नमू 2 साल में औसत रही है वो तो 0.75% है, और आलमी बैंक ने भी अब तो कह दिया कि जी 1 करोड़ लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। यानी अगर 40% गरीब आज हैं, जो कि बहुत बड़ी वो तादाद है, तो 1 करोड़ का खदशा उन्होंने जाहिर कर दिया। अगले चंद वर्षों में ये कहा जा रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट 3% से कम होगा। तो अगर 6% से कम ग्रोथ होती है तो इसका मतलब ये है कि गुर्बत खुदा न खास्ता बढ़ेगी। तो फिर सवाल एक बात पैदा हो रहा है कि अगर मईशत बाहर से कुछ कर्जे लेकर, दोस्त ममालिक से कर्जे लेकर, आलमी बैंक से कर्जे लेके, IMF से लेके, कुछ रोल ओवर्स करा के अगर हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन ये 24वां प्रोग्राम होगा जो IMF के पास जा रहे हैं। मगर अगर मैं ये कहूँ कि मुझे खदशा है, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, फिर हमें जाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ी तबाही का नुस्खा है कि अगर ग्रोथ स्लो है, ये सब तस्लीम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ी है ये तस्लीम कर रहे हैं, गुर्बत बढ़ी है तस्लीम कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुआ वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये तो कमाया किसने? बैंकों ने और ताकतवर तबकों ने। गुर्बत तो बढ़ी है, बेरोजगारी तो बढ़ी है, स्कूल जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनकी तादाद 2 करोड़ 60 लाख है। एक बहुत बड़ा इंडेक्स होता है कि आवाम को क्या मिला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 164 है 191 से, 191 में 164 हमारा नंबर है, यानी 163 ममालिक हमसे बेहतर हैं, और पिछले वर्षों में इंसानी वसाइल की तरक्की के लिहाज से हम नीचे गए हैं। 25वें प्रोग्राम में भी, 24वें में भी जा रहे हैं, 25वें भी जा रहे हैं। तो बहैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हम सब का ये फ़र्ज़ है, और हुकूमत का भी फ़र्ज़ है, पार्लियामेंट का भी फ़र्ज़ है, SIFC का भी फ़र्ज़ है कि हम सब चाहते हैं मुल्क तरक्की करें, हम सब चाहते हैं आवाम की हालत बेहतर हो, लेकिन ये जो आदद शुमार नज़र आ रहे हैं या जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, तो SIFC को मेरा दरख्वास्त ये होगी, अफवाज पाकिस्तान भी हैं, कि हुकूमत से ये कहें कि आप हमें ब्लू प्रिंट बना के दें। पॉजिटिव बात कर रहा हूँ मैं, कि आप ये जो 24वां प्रोग्राम हम जा रहे हैं 3 साल के लिए, तो ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। तो क्या ये ऐसा मुमकिन है या नहीं है, तो फिर क्यों है? दूसरा ये था कि अगर हमारे इस दौरान में मईशत ग्रोथ 3% करती है और गुर्बत बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, और जैसे कि नज़र आ रहा है, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था निचकारी का, अब वो खुल के बात आ गई कि इसके 2 हिस्से बना रहे हैं, यानी जो ख़राब हिस्सा है वो हुकूमत को दे देंगे होल्डिंग कंपनी का, और जो अच्छा हिस्सा है वो निचकारी कर देंगे। तो जब आपने कर्जे सारे वो ट्रांसफ़र कर दिए,
तो फिर तो एक सवाल पैदा होता है कि आप अच्छा करंट अफेयर्स करंट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो फिर तो बड़ा अच्छा है, दो काम कर लें। एक एफडीआई इसमें लेके आए जिसके लिए एसआईएफ कोशिश कर रही है और आ सकता है एफडीआई, और एक कानून बना दें कि फी जहाज इससे ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं हो सकते आइंदा के लिए। तो जो सरप्लस है वो तो चले जाएंगे बेड उसके अंदर, तो फिर क्यों निष्कारी कर रहे हैं, एक सवाल पैदा होगा ना। देखिए इसमें मैं 3 फैक्ट्स और आपको बताना चाह रहा हूं जो पाकिस्तान के लिए, एसआईएफसी के लिए ये बिल्कुल ऑफिशियल फिगर्स है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। 6,500 अरब की निष्कारी हुई अब तक, तो उससे क्या हासिल हुआ हमें? कुछ वो है बैंकों का, तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने मुनाफा बढ़ाया है। बैंक का सिक्योरिटी एक इदारा था जिसकी निष्कारी हुई थी, वो बंद हो गया। एक बहुत बड़ा इदारा था जिसकी निष्कारी हुई थी, नेशनल फाइबर, वो बंद हो गया निष्कारी के बाद। बिलुस्तान व्हील बंद हो गया। पाक चाइना फर्टिलाइजर बंद हो गया। इनके प्लॉट बना के बिक गए। तो हमने निष्कारी इसलिए तो नहीं की थी कि सनतें बंद हो जाए। तो मैंने आपके 3 नाम तो बता दिया आपको मैंने। तो फिर तो ये हुकूमत को भी गौर करना है कि अगर ये आपकी निष्कारी नाकाम रही है, क्योंकि बैंकों का जो मैंने आपको बताया था, अब तो हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया कि जी ये गलत हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जी बैंकों का इस वक्त जो सरमायाकारी है वो 26,000 अरब रुपए की है, और जो कर्जे दिए गए हैं वो 12,000 अरब के हैं। तो ऐसा होता नहीं है, वो 14,000 वो ज्यादा है, कर्जे ज्यादा होने चाहिए थे। तो अगर सरमायाकारी ज्यादा है तो हुकूमत को दिया उन्होंने। स्टेट बैंक ने फाइनेंस किया कम शरह सूद पर एक हिस्सा, और उन्होंने हुकूमत को कर्जा दे दिया स्टेट बैंक से पैसे लेके। तो अगर 2081, मैं आपको ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ, 2021 बैंकों का मुनाफा था 450 अरब रुपया टैक्स से कबल। 2022 में 750 अरब हो गया, और 2023 में 1275 अरब हो गया। तो अगर ये इतना जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं तो मैशत तो नीचे जा रही है। और वजह मैंने जैसे पहले बताई थी, अब हुकूमत ने भी मान लिया कि वो तो सरमायाकारी उन्होंने की है, फाइनेंसिंग स्टेट बैंक कर रहा है सस्ती शरह सूद पर, हुकूमत को कर्जे, वही कर्जे हुकूमत को वापस जा रहे हैं। तो तिजारती बैंकों तो कोई काम नहीं है, उनका तो काम ये था कि तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए देते कर्जे, ताकि मैशत तरक्की करती, रोजगार होता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये निष्कारी बैंकों की तो नाकाम हो गई, ये तो आप सब तस्लीम कर रहे हैं। बैंक का सिक्योरिटी का मैंने आपको बता दिया। पीटीसीएल, अब देखिए पीटीसीएल की ऑफिशियल फिगर है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब आवाम को भी पता होना चाहिए। हमने 2005-6 में इसको बेचा था, $800 मिलियन आज तक अदा नहीं किया उसने, हमें हमारे पैसे वापस नहीं दिए अब तक। शेयर वो उन्होंने ले ली मैनेजमेंट। तो ये जो 800 अरब नहीं दिए 2006 से 2024 तक 18 साल हो गए, तो ये तो सूद मिला के $1.5 अरब का तो ये नुकसान हो गया आपको। तो मेरा कहना यह था कि एक कमीशन बनाए और उसको क्या 3 दिन में रिपोर्ट दे दे, 3 दिन में बैंकों की निष्कारी, बैंक का सिक्योरिटी, नेशनल फाइबर, बिलुस्तान व्हील, पाक चाइना फर्टिलाइजर, ये इससे नुकसान हुआ है फायदा हुआ? पीटीसीएल से भी नुकसान हुआ, $1.5 अरब तो आपका नुकसान हो गया, वो पैसे नहीं दे रहे आपके, वजह कुछ भी हो। तो फिर हम पीआईए की निष्कारी क्यों कर रहे हैं, फिर स्टेट लाइफ की निष्कारी क्यों कर रहे हैं, जब वो मुनाफा बढ़ा रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है स्टेट लाइफ का। तो एक कॉम्पिटेंट आदमी लाए थे, उसने साबित किया कि 3 साल से मुनाफा बढ़ रहा है। फिर आप बैंक, वो मैंने आपकी खिदमत में पहले भी अर्ज किया था कि भाई वीमेन बैंक एक है, छोटा सा बैंक है, आप उसकी 200-250 ब्रांचेस खोलें, हुकूमत का काम है खोलें, और उनसे ये कहें कि खवातीन हैं, छोटे किसान हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, उनको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए के कर्जे दें, लोगों को रिस्क फराहम करें ना। ये तो नहीं हो रहा रिस्क फराहम। तो जब हमें ऐसी मईशत को नहीं हम कर रहे हैं जिसमें आवाम को भी कुछ हिस्सा मिले, जनाब। तो नहीं, आप नया मिनिस्टर को कैसे देखते हैं, जो नया मिनिस्टर फाइनेंस है, एक एक्टिव लगता है मेरा ख्याल। देखिए ऐसा था कि मैं तो अब भी ईमानदारी से ये समझता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, तो इसहाक डार साहब वाज ए मच कॉम्पिटेंट फाइनेंस मिनिस्टर, वुड हैव बीन। उन्होंने कुछ गलतियां की थी, वो उन्होंने सीख लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो प्रपोजल बनाते हैं उसकी उनकी पार्टी से और पार्लियामेंट से सपोर्ट मिलती है, नंबर 1। तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए कि अभी एक और मसला खड़ा हो गया, आपके इल्म में है, और वो ये है कि IMF से हमें ये कहा जा रहा है कि आप NFC अवार्ड को रिव्यू करें। हमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मसला जाएगा, 18वीं तरमीम है। तो ये तो 2 सूबे के साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है ना, एक सिंध के साथ और एक जो है वो KP के साथ। हम देखिए पाकिस्तान तो हम सबका मुल्क है ना। अब एक दफे आपने तय कर लिया, अच्छा काम किया 18वीं तरमीम, जो भी था अच्छा काम था कि आपने सूबों का हिस्सा मुकर्रर कर दिया।
अब बजाय इसके कि टैक्सों की वसूली बढ़ा के आप केक का साइज बढ़ा के कहें कि भाई आपका सबको ज्यादा पैसे मिलेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, आप ये कह रहे हैं कि भाई तीन आदमी खाने वाले हैं और एक रोटी है तो झगड़ा तो रहेगा। और अगर 3 आदमी खाने वाले हैं, 15 रोटी हो तो सब एक दूसरे को कहेंगे जनाब आप लें। तो हमें तो ये करना चाहिए था कि हम कोशिश यही करते कि टैक्सों की चोरी रोकें। कोई 10,000 अरब रुपए FBI कम वसूल कर रहा है, सिर्फ FBI, बाकी सूबे अलग हैं, प्रॉपर्टी में अलग है, एग्रीकल्चर में अलग है। तो ये जो पैसे आप वसूल करते तो फिर बिजली पेट्रोल नर्ख जो है वो ना बढ़ाते, निचकारी भी नहीं करनी पड़ती, तालीम का बजट भी ज्यादा होता तो हम मुल्क तरक्की कर सकता था। तो आप ये इस तरीके से एक ऐसे आदमी को लेकर आए हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है इसहाक डार साहब से, नंबर 1। दूसरा ये कि वो बैंकर हैं, सही। और ये जो 90% काम है वो तो इकोनॉमिस्ट का है। दूसरे मैंने जो अभी आपको फिगर दी कि 450 अरब से मुनाफा बढ़ा 1275 अरब 2021 से लेके 2023 तक, तो बैंकों ने किया है जी। उन्होंने सरमायाकारी करके किया है, मईशत की कॉस्ट पे किया है। ये बातें इल्जाम तराशी बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। मेरा मुल्क है, इस मुल्क में जो गलतियां हुई उनको ठीक करना चाहिए। SIFC करे, हुकूमत करे, पार्लियामेंट करे, और मीडिया जो है अगर 90% टाइम पॉलिटिक्स के बजाय 90% टाइम इकोनॉमी को दे तो लोगों को भी समझ में आ जाएगा, वो बात करेंगे। डॉक्टर साहब एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं कि गलतियों को ठीक करना चाहिए, इस्लाहात बनानी चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों का हाईलाइट करते हैं हमेशा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम वक्त देने के लिए। पाकिस्तान में बिजली, गैस और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें अवाम के लिए वबाले जान बन गई हैं। मुआशी हालात में किन इस्लाहात की ज़रूरत है, ये जानने के लिए बढ़ते हैं प्रोग्राम सच्ची बात में माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी के मौजूदा मुआशी हालात पर दिए गए कुछ खुसूसी तज्जियों की तरफ। मुलाहिजा कीजिए। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत है? ठीक है। बस बढ़ा दें ऊपर। जनाब अली अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मिजाज कैसे हैं? डॉक्टर साहब वो तो मुआहदा तो हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या को अच्छी खबर है? देखिए, ये तो यकीनी है कि ये जो मामला तय हुए हैं उसके नतीजे में एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो IMF का है उसकी मंजूरी से हमें 1.1 अरब डॉलर की किस्त गालिबन अप्रैल में मिल जाएगी। मगर जो दूसरा मसला है, जो पहले से पता था, दूसरा मसला ये है कि इब्तिदाई बातचीत हमने शुरू कर दी है IMF के साथ। अभी बाकायदा दरख्वास्त नहीं की कि हम अब 24वें प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, जो कि शायद 3 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए होगा। अब उसमें जो कुछ हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, ये 24वां प्रोग्राम हो सकता है। तो उसके नतीजे में मैं चंद जुमले आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। नंबर 1, इस प्रोग्राम 24वां प्रोग्राम जब के बाद जो 3 साल या उससे ज़्यादा अरसे का होगा, हमें लाजमन एक और प्रोग्राम के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा जो तबाही का नुस्खा होगा। नंबर 1, इस दौरान में इस प्रोग्राम और हुकूमतों की पॉलिसियाँ, स्टेट बैंक की पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत मज़ीद खोखले हो जाएगी, खुदा न खास्ता, और वो किसी झटके को संभालने की पोजीशन में नहीं होगी। ये बहुत अहम बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अब देखिए बात क्या थी कि हम चीज़ ये देखें, आपकी फील्ड है कि जैसे ये मामला अभी हमारे कंक्लूड हुए, उसी रोज़ चीन के सफ़ीर ने भी बात की, मुलाकात की वज़ीर ख़जाना से, और अमेरिका के सफ़ीर ने भी की। ये क्यों की? आपको मैंने याद होगा कि मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इतनी तबाह बर्बाद कर दी गई है, अमेरिका और IMF और आलमी बैंक मिला के भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता, और अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान को बड़ा झटका लगाए। इसलिए उसने पाकिस्तान को ये इजाज़त दे रहा है कि चीन को ज़रूर कंट्रोल करना चाहता है, चीन की ताकत, मगर पाकिस्तान को उसने इजाज़त दी है कि आप CPEC के साथ ताल्लुकात रखें, चीन के साथ ताल्लुकात रखें, क्योंकि अगर चीन हमारा रोल ओवर ना करे तो अमेरिका और IMF मिलकर भी हमें नहीं बचा सकते। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब ये तवाज़ुन क्या 3 साल के बाद भी बरकरार रहेगा? इसका जवाब है कि नहीं। यानी इसका मतलब ये था कि ये नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर एक निजाती पैकेज की बात होगी, फिर उसमें हम डिफ़ॉल्ट का ऐलान खुदा न खास्ता खुद करेंगे, या हमें मजबूर कर दिया जाएगा कि जी आपके हालात ऐसे हैं, आप डिफ़ॉल्ट का ऐलान करें। क्या हम उससे बचना चाहते हैं? इसका जवाब ये कि ये जो बजट आपको तय हुआ है कि बजट जो शराइत तय कर रहे हैं IMF के साथ होंगी, उसकी रोशनी में बनाया जाएगा। अब उसमें मैं पहली बात बता दूं, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो बजट बनाने की बात हो रही है, ये मुस्लिम लीग नून का मंशूर
और बाकी दोनों बड़ी पार्टियों के मंशूर के बुनियादी नुकात से मुतसादिम होगा, उसके खिलाफ होगा। आइन की कुछ नुकात से मुतसादिम होगा। ये वही बजट होगा जो माजी में आते रहे थे, जिसके नतीजे में कर्जे बढ़े, महंगाई बढ़ी और जो है वो शरह नमू सुस्त हुई, वो चलता रहेगा। कोई तब्दीली नहीं आ रही। असल जो नुक्ता मैंने पहले भी बताया था, वही इस वक्त सबसे अहम नुक्ता है, सबसे अहम। IMF कुछ हमारी तबाही मईशत की दो वजूहात हैं। एक अशराफिया की मईशत और पाकिस्तान मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का गठजोड़, और दूसरा बैंकारी। मैं वाहिद आदमी हूँ पाकिस्तान में जो 25 साल से यही बात कर रहा हूँ कि ये तबाही लाएंगे, ला रहे हैं, और इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, और ये गठजोड़ है। कोई पाकिस्तान में ये बात करना नहीं चाहता। अब ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई। निजकारी की बात आप कर रहे हैं, निजकारी नाकाम, PTCL के निजकारी नाकाम, आज तक पैसे नहीं मिले। कुछ सनतों की निजकारी हुई थी, आपके इल्म में है कि वो बंद कर दी गई, उनको कमर्शलाइज करके प्लॉट बना के बेच दिए गए। आप ऐसी निजकारी करना चाहते हैं? खुदा के गजब से डरे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर वापस लाने की साजिश है। अब मैंने जो बात की बैंकारी का, मैं आपको 2-3 बातें बताऊं। कोई पाकिस्तान में बात नहीं कर रहा, और ये सबसे बड़ा खतरा है। मैं अकेला बात कर रहा हूँ कई दिहाइयों से। पहली बात तो ये है कि ये बैंकारों की जो बैंकिंग की निजकारी है, जिसमें बड़े बैंक चले गए गैर मुल्कियों को, वो एक साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके नताइज सामने आ गए। क्या सामने आए? मैंने एक बैंक की बैलेंस शीट देख रहा था, नाम नहीं लेता, लेकिन बैलेंस शीट पब्लिश्ड है। कब की है? 2023 की। उसमें 2023 में तिजारती बैंक है, उसने हुकूमत जो सरमायाकारी की है, यानी मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बजट खसारे के लिए आंखें खुलनी चाहिए कौम की, वो है 2,970 अरब रुपए का इजाफा। 2,970 अरब रुपए का इजाफा सरमायाकारी में, जो मोस्टली गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और जो कर्जे दिए गए, जो उनका असल काम है, सनत, तिजारत, ज़राअत, माइक्रो फाइनेंस, उसमें 300 अरब रुपए की कमी एक साल के अंदर। अब मुझे बताइए कि दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है? पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि तिजारती बैंक सरमायाकारी में इतनी बड़ी रकम लगा दें? स्टेट बैंक को नजर नहीं आ रहा, मिनिस्ट्री या गठजोड़ है। तो ये वो तबाही है जो पाकिस्तान को लिए साजिश है। मैंने इसका इदराक बहुत पहले किया था, और 1997 में मैंने चीफ जस्टिस को एक बड़ा तफसीली खत लिखा था कि ये साजिश हो रही है, कर्जे माफ किए जा रहे हैं, जो आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर CO मोटिव नोटिस भी लिया था। 3 दिन का काम था, बड़ी हियरिंग्स हुई, सब कुछ हुआ। राइट ऑफ स्टेट बैंक का सर्कुलर आज 2007 से 2023 आ गया, उस पर फैसला ही नहीं आया। सही। अब अगर ये बैंक्स ये लेके चले हैं और निजकारी भी कराना चाह रहे हैं, तो हम चाहते क्या है, मुझे ये बता दिया जाए। ये लोग इसलाह करेंगे, निजकारी करके इसलाह होगी, या टैक्सों का निज़ाम ला के इसलाह होगी, अखराजात कम करके होगी, तालीम का बजट कम करके होगी, बरामदात बढ़ा के होगी, या इन हरकतों से होगी जो हम अब तक करते रहे हैं और करना चाहते हैं? ये बिल्कुल वाजे है, इसमें आदाद शुमार वाजे हैं, इसमें कोई आदमी इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता। तो ये पाकिस्तान को ये तो तयशुदा बात है कि हमें IMF का कर्जा चाहिए, और अमेरिका भी चाहता है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें। हमने उनकी बेशतर शराइत भी पूरी कर दी हैं। चुनाचे ये किस्त मिलने का इम्कान तकरीबन 100% रोशन है। ये मसला ही नहीं आज है तो किस्त में फैसला हो गया ना, मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो परेशानी की बात है, जिस पर हमें सोचना है, हुकूमत को सोचना है, और सबको, हर पाकिस्तानी को सोचना है, वो ये है कि अब जो हम 24वां कर्जा IMF से लेंगे, अप्रैल के में शुरू करेंगे बातचीत, वो किस हिकमत अमली के तहत लेंगे, क्या शराइत होगी? एक हिकमत अमली तो वही है जो वजीर खजाना ने बताई है, वही है जो पिछली कई दिहाइयों से हमने अपनाई भी है, जो नाकाम हो चुकी है। कोई नई बात उन्होंने नहीं की है। तो अगर वो हिकमत अमली करते हैं तो हमें पैसा तो मिल जाएगा, मईशत भी थोड़ी बहुत चलती रहेगी। लेकिन ये लाजमी है कि रोज बरोज मईशत खोखली होती जाएगी, और ये 24वें प्रोग्राम के बाद 25वां फिर 26वें में भी हम जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरा होगा। क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जो नई हो, वही बातें की है जो कि IMF के बेंचमार्क पे अमल करना है, मईशत को इस्तेहकाम देना है, डिजिटलाइजेशन करना है। अरे डिजिटलाइजेशन तो शौकत अजीज ने 2001 में भी बात की थी। तो दूसरी बात यह कि हमारी हिकमत अमली अपनी पाकिस्तान के मफाद में वो करें। लेकिन इस पर मैं बात करने से पहले आपकी इजाजत से कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ताकि वो हिकमत अमली का वाज़ेह हो जाए। नंबर 1, पाकिस्तान की मईशत को जो तबाह बर्बादी हुई है, उसमें एक बड़ी अहम वजह यह है कि एक मुल्की अशराफिया है
और एक बैरूनी अशराफी है, उनका आपस में गठजोड़ है अपने अपने मफाद के लिए। लेकिन एक और बात जो मैं बार बार कहता रहा हूं, दोबारा कह दूं, और कोई पाकिस्तान में उसकी तरदीद नहीं कर सकता, क्योंकि फिगर से, डॉक्यूमेंट से, आदत शुमार से वो साबित है। और क्योंकि मैं पाकिस्तान का वन ऑफ द टॉप बैंकर्स हूं और मुझे पता है। दूसरी आम तरीन वजह यह है कि हमने एक बहुत ही बड़ी गलती की कि जो बड़े बड़े अपनी बैंक से वो गैर मुल्कियों को हाथ भेज दिए। देखिए, मैं ये बताऊं, कायद आजम के जमाने के बाद भी पाकिस्तान में ये फैसला था कि बैरूनी जो बैंक्स हैं उनको 3 से ज्यादा शाखें खोलने की इजाजत नहीं होगी। चौथी भी हम इजाजत नहीं देते थे उस वक्त तक। अब हमने ये किया, इन बड़ी बैंक्स को भेज दिया। तो जो आदाद शुमार मेरे पास हैं, जो स्टेट बैंक ने जारी किए हैं, हुकूमत ने, उसके मुताबिक मईशत की तबाह बर्बादी में इन बड़े बैंकों की निजकारी के बाद जब बैंकों के शोबे में, निजी शोबे में 80% हिस्सा उनका हो गया जो गैर मुल्की हैं, तो उन्होंने कार्टेल बना लिया और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ने भी तस्लीम किया, सट्टेबाजी भी की। स्टेट बैंक ने भी तस्लीम किया कि रुपए की कदर गिराई। और जो मैं आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूं कि मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि बैंक सट्टेबाजी कर रहे हैं, स्टेट बैंक के साथ धोखा करके अपना मुनाफा बढ़ाया। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो उन्होंने कर्जा देने के बजाय हुकूमती तमस्सुकात में जो सरमायाकारी करनी शुरू कर दी, जो मैं आपके प्रोग्राम में भी 1 साल से कह रहा हूं और कई बरसों से मैं अकेला पाकिस्तान में कह रहा हूं, वो पाकिस्तान की बर्बादी का एक बहुत बड़ा सबब है। लेकिन इस बैकग्राउंड में अभी जो IMF ने अपने दांत दिखाए हैं अगले प्रोग्राम के लिए, मैं ये चाहता हूं, मुझे वो बहुत बड़ी परेशानी की बात है, वो मैं आपको बता दूं क्या है। पहले वो IMF कहता है जी NFC अवार्ड पर आप नजर सानी करें। देखिए, पहले तो रिकॉर्ड पर मैं बता रहा हूं कि जिस दिन ये प्रोग्राम आया था 2009-10 में, पहला आदमी जिसने सरकारी चैनल पर यह कहा था, टीवी चैनल पर, कि ये गलत है, सियासी है, ये नहीं अमल होगा। उसके बाद 18वीं तरमीम आ गई। अब उसमें ये हुआ कि उसमें ये था कि सूबों का हिस्सा आपने फिक्स कर दिया। अब IMF ये कह रहा है कि आप ये NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा तब्दील करें। पहली बात तो ये कि आइन में तब्दील करनी पड़ेगी। इससे कतई नजर हमारे सूबे तैयार नहीं होंगे, हुकूमत गैर मुस्तहकम होगी, उसमें क्रैक पड़ जाएंगे। सिंध तैयार नहीं होगा, हुकूमत का इत्तेहादी क्रैक पड़ जाएगा। KP जो है कहेगा ओवर माई डेड बॉडी, ये इससे तब्दील नहीं हो सकते। तो उसने एक शोशा इसलिए छोड़ा है कि ये हो तो नहीं सकता, करने की कोशिश करेंगे तो मुल्क में गैर मुस्तहकम होगा और झगड़ा बढ़ेगा वफाक में और सूबों में, और हंगामा आराई होगी। ये एक साजिश है। हमने इसका हल जो पेश किया था शुरू से वो ये था कि आप हिस्सा वही रहने दें, कंडीशन ये लगाएं कि सूबों को भी अपनी टैक्सों की आमदनी बढ़ानी है, हुकूमत को भी बढ़ानी है, टैक्सों की चोरी रोकनी है। अगर वो आप कर लेते हैं और टैक्सों का साइज बढ़ जाता है तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर घर में 3 आदमी खाने वाले हैं और 1 रोटी है तो झगड़ा होगा, और अगर 3 रोटी है, 3 आदमी 6-8 रोटियां हैं तो झगड़ा नहीं होगा, बल्कि कुछ खैरात भी कर देंगे। वो करने के बजाय हम हिस्सा तब्दील करने की बात कर रहे हैं। एक तो मैं इसमें बहुत परेशान हूँ, मगर दूसरा जो एक साजिश हो रही है वो है निजकारी की। अब निजकारी में मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बताया कि बैंकारी की निजकारी के बाद तो ये सारी तबाही आई है। आप PIA की निजकारी की बात कर रहे हैं, जरूर करें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सरमायाकारी लाने की बात कर रहे हैं वो आप यहां क्यों नहीं लाते? अगर PIA में निजकारी करें, इन्वेस्टमेंट लाएं और निजकारी ना करें तो 24 करोड़ आदमियों का मुल्क है। लोग ट्रैवलिंग करते हैं मुल्क के अंदर भी, बाहर भी जाते हैं, उम्रे में भी जाते हैं, समंदर पर पाकिस्तानी भी जाते हैं, गारंटेड बिजनेस है। सिर्फ 2 कंडीशंस हैं। एक, यहाँ पर पैसा हो ताकि वो जहाज लीज पे ले सकें, और जो जहाज खड़े हैं उनको लाएं और इंतजामिया को तब्दील करें, अहल आदमी लेकर आए, तो ये मुनाफे में आ सकता है, आएगा, ये गारंटी की जा सकती है। ये कौमी एयरलाइन हमारा फख्र है, इसको ना निजकारी करें। मगर एक और साजिश तैयार हो रही है। लेकिन और निजकारी का तो फैसला कर चुके हैं जनाब अली, निजकारी का फैसला तो कर दिया है उन्होंने। नहीं तो खुदकशी करने का फैसला करने को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन आपके वसासत से हम कौम को तो ये बता सकते हैं क्या हो रहा है। मैं आपको वजह बता दूं। देखिए, अब वो ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी में बात हो रही है हमारे यहाँ कि सरमायाकारी लाएं। भाई, आप क्यों लाना चाहते हैं? जहां 30-40% मुनाफा है बैंकों में, वहां लाके तो तबाही हुई। आपको लाना है तो जहां इंपोर्ट्स कम हो, जिससे सरमायाकारी से जहां एक्सपोर्ट बढ़े और आपको आपकी मईशत बेहतर हो। अब बैंकारी के शोबे में आप लेकर आए तो मैंने आपको बताया कि 30% मुनाफा है वहां पर। नाज़रीन, आपकी जानिब बढ़ेंगे। जैसे सरमद अली साहब ने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तानी मीडिया को जिन चैलेंजेस का सामना है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा, यकीन दहानी भी करवाई कि वो सेनेट के फ्लोर पे जो भी उनके पास इख्तियारात होंगे उनको
उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी मीडिया के लिए काविश करेंगे, कोशिश करेंगे और बेहतरी के लिए इकदाम करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान की मईशत पर भी हम प्रोग्राम में अक्सर बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन साहब का तज्जिया भी आपने सुना। तो IMF का जो कर्ज मिलेगा वो तो एक मुश्किल सूरत हाल पैदा करेगा पाकिस्तानी अवाम के लिए, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द अज जल्द इन कर्ज़ों से रिलीफ मिले और जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जिसको खान साहब भी पॉइंट आउट करते हैं, उसकी जो कारकर्दगी है उसमें मज़ीद बेहतरी आए और वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके लिए काम को तेज़ करने में जो है वो बेहतर साबित हो। प्रोग्राम को वक्त खत्म हो, अगले प्रोग्राम में खान साहब के साथ फिर से हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।